नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह जो है वह जो अभी कुछ समय पहले से यानी 2-3 दिन पहले से आपने देखा होगा कि ये सुर्खियों में बना हुआ है। यानी बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन पे जो है आईसीटी वहाँ की जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो ट्रिब्यूनल है वहाँ की, उसने जो है डेथ सेंटेंस की सजा जो है सुनाई थी, यानी मृत्यु दंड दिया था। इसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो चूंकि शेख हसीना बांग्लादेश में है नहीं, जो बांग्लादेश में आपने देखा कि जो उत्पात मचाया गया था, जो उत्पात हुआ था, उस समय वह वहां से भागकर इंडिया आई थी। इंडिया ने शरण भी दिया था और फिर इंडिया से वो लंदन चली गई थी, है ना। अब वहां पे जो है अंतरिम सरकार है। अब अंतरिम जो गवर्नमेंट है, अंतरिम जो सरकार है वहां पे, यानी चुनाव उसके बाद से अभी तक नहीं हुए हैं, आप ये समझ सकते हैं, है ना। तो अंतरिम सरकार जो है यूनुस का है, मोहम्मद यूनुस का। उसमें अभी वहां से वक्तव्य सुनने को आ रहा है कि इंडिया के ऊपर यह एलिगेशन लगाया जा रहा है, या वहां के अंतरिम सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर भारत जो है शेख हसीना को नहीं हैंड ओवर करता है, नहीं देता है, तो फिर कार्रवाई की जाती है। वैसे ही वही सारी चीजें हैं। आप यह मामला जो है पहले से जानते हैं कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, चूंकि पाकिस्तान का ही लड़का है तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे भी वही कंडीशन, जैसे प्रो चाइना और जो कंडीशन था उसमें मैंने बताया था आपको कि जो मोहम्मद यूनिस हैं वहां से, अमेरिका से जो है वो आते हैं, फिर वहां पे सारी चीजें दंगे वगैरह जो कराए जाते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद से हम लोगों ने देखा था कि जो चूंकि शेख हसीना थी वह थोड़ा सा इंडिया के फेवर में ज्यादा रहते थे, और इसी कारण जो है यूएसए या फिर से चाइना कह लिया जाए, तो ये जो है वहां पे ये सब प्रोटेस्ट कराने में इनकी बहुत ज्यादा भूमिका रही। अब आप कहेंगे कि भूमिका क्यों ज्यादा रही, कैसे आप कह सकते हैं कि भूमिका ज्यादा रही, तो आप देखेंगे इवन आपने वहां भी भारत में जो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैती और जो वहां पे जनजाति जो जो दो जनजातियों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चला हुआ था, कुकी एंड मैती, उसमें भी हालांकि वह तो शुरुआत किसी और से हुआ था, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि उनको फंडिंग कहीं से मिल रही थी, बाद में ऐसा पता लगा था। तो वो ये सारी चीजें हैं। तो प्रोटेस्ट में अगर आप देखेंगे, बांग्लादेश प्रोटेस्ट जो हुआ था उसमें वहां जो छात्रों के पास जो रिसोर्सेस आ रहे थे, जिसके बलबूते से उन्होंने जो है इस बांग्लादेश सरकार को हिला दिया, प्रधानमंत्री को वहां से छोड़ के भागना पड़ा। इवन इससे पहले कंडीशन जो है आपको दिखाई दिया होगा, जब खाद्य संकट की समय आया था, खाद्य संकट का जब समय आया था श्रीलंका में, है ना, जो वो भी भारत के एक पड़ोसी देश है, वहां पर भी ऐसा कंडीशन क्रिएट हो चुका है इससे पहले, एंड बांग्लादेश से पहले कंडीशन वहां पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वह फंडिंग अलग अलग जो है कंट्रियां करती हैं, वहां पे योगदान रहता है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। पहला चीज तो ये है। दूसरा, जो शेख हसीना है वो, चूंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि इनके पिता जो थे वह शेख मुजीबुर रहमान थे। तो मुजीबुर रहमान, अब आप कहेंगे कि इनको केवल पता करने की क्या जरूरत है? पता करने की इसलिए जरूर है तो आपकी जो बांग्लादेश है, जो प्रेजेंट में आप बांग्लादेश देखते हैं, वह पहले पूर्व पाकिस्तान हुआ, पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अब इसकी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है ना, बहुत पहले से शुरू होती है। 1905 में आप देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, यानी दो भागों में बंगाल को बांट दिया जाता है, पश्चिम बंगाल एंड पूर्वी बंगाल, उसमें आप देखेंगे कि वहां पे दो जो है समुदायों को बांटने का एक तरह से प्रोपोगेंडा किया गया होता है। जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो है वहां से अलग, और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र जो अलग हो गया होता है। और यही देन है, आप देखेंगे कि 1906 में वहां से मुस्लिम लीग का जो है एक नई पार्टी भी बन के आती है, नई पार्टी भी उभर के आती है, ठीक ना। तो वो यहाँ पे जो पूर्वी बंगाल है, वह जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो जो है वह पूर्वी बंगाल और फिर सिंध के जो इलाके हो गए, ये सभी मिला के जो है वह पाकिस्तान बनाए गए। तो ये जो भाग था वो पूर्वी पाकिस्तान का था। 1971 में, यानी 1971 में इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, तो उन्होंने ये काम तो बहुत अच्छा किया था कि यह जो है सीधे पाकिस्तान यहाँ से यहाँ का रास्ता मांग रहा था। और अब शायद बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए जाते हैं कि कोई और रहता तो रास्ता दे देता, चाहे कोई नहीं रहता रास्ता नहीं देता, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ जाता था, बहुत खलबली इसको मची हुई थी, किसको? पाकिस्तान को। तो यह पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश 1971 में। तो उसमें आप देखेंगे कि पूर्वी पाकिस्तान को जो है वह
आजाद कराने में, चूंकि वहां पे भी आजाद करा, वहां पे भी ऐसे लोग थे जो जूझ रहे थे। आज भी आप देखेंगे पाकिस्तान में जो कंडीशन देखेंगे, वह बिल्कुल टेररिस्ट के मारे जो वहां के जो लोकल आबादी है, जो बिल्कुल इस सब में इन्वॉल्व नहीं रहती है, वह यह चीजों से बिल्कुल दूर भागना चाहती है और वो परेशान रहती है। ठीक वैसे ही यहाँ पे बांग्लादेश में भी ये सारी चीजें क्रिएट हुई। तो यहाँ पे कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान थे। और भारत में प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री थी वह इंदिरा गांधी। तो उस समय ऑपरेशन चलाया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा वो ऑपरेशन था जो चलाया गया था 1971 में, जिसके तहत जो है पाकिस्तान को मुंह खानी पड़ी। मुंह खाने को पड़ी मतलब कि बिल्कुल उसको हार का सामना करना पड़ा, और हारने के बाद एक नया देश जन्म लिया, एक नए देश का जन्म हुआ, जिसका नाम है क्या? बांग्लादेश, जो आज का आप बांग्लादेश देखते हो, है ना। तो जो बांग्लादेश आज का है, उसका जो है फॉर्मेशन 1971 में नामकरण हुआ, है ना। और उसमें वहां पे राष्ट्र जो गीत है, अरे सॉरी, राष्ट्रगान जो है, जैसे अपने वहां राष्ट्रगान जो है जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक वहां पर भी राष्ट्रगान जो है वह अमार सोनार बंगला है। ठीक है, तो यहाँ से तथ्य आपके बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि अमार सोनार बंगला जो है कहाँ का राष्ट्रीय जो है गान है। तो राष्ट्रीय गान कहाँ का है? वो बांग्लादेश का है। और बहुत ताज्जुब की बात है कि अगर आप देखेंगे कि जो दोनों देशों का राष्ट्रीय गान है, जैसे भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन हो गया, और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला, इन दोनों को एक ही व्यक्ति ने लिखा था, जिनका नाम था क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको भारत में अगर कहा जाए तो साहित्य में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1913 के आसपास, है ना। हालांकि उन्होंने उसको लौटा भी दिया था। जलियांवाला बाग, सब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। तो 1913 में आप देखेंगे उनको जो है क्या मिला हुआ था? जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था साहित्य क्षेत्र में, ठीक ना। तो उन्हीं के द्वारा रचित जो है ये सारी चीजें। अब आप कहेंगे कि क्यों उन्हीं के द्वारा रचित ये सारी चीजें? जो चूंकि बंगाल से रिलेटेड थे, उस समय जो है पार्टीशन बंगाल का था नहीं, और उन्होंने ही उस चीज को लिखा था, दोनों चीजों को, ठीक है। और प्रथम बार जब गाया गया था, तो ये आपसे पूछा गया जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन अधिनायक जय है जो राष्ट्रीय गान है उसको गाया गया था? तो 1911 का जो अधिवेशन था उसमें जो है गाया गया था, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक ना। तो पार्टीशन हालांकि हटा भी दिया गया बांग्लादेश का 1912 में, लॉर्ड कर्जन के मतलब चले जाने के बाद हटा भी दिया गया, लेकिन वह पार्टीशन फिर वह उस तरह से नहीं हुआ, उस तरह से नहीं हटाया गया। उसमें आप देखेंगे बिहार वाला जो क्षेत्र है वो सब अलग हो गया था। खैर उस चीज पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, जो मेन मुद्दा है उस पे अगर हम लोग देखें तो 1971 में फॉर्मेशन हुआ। शेख मुजीबुर रहमान वहां पे जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वह जो है भारत के सहयोग से, उनके संघर्ष से और भारत के सहयोग से बांग्लादेश को आजादी मिली, ठीक है। किससे? पाकिस्तान से। अब जो है बांग्लादेश, उनकी ही जो पुत्री है, उनकी लड़की जो है मुख्य रूप से देखा जाए डॉटर जो है, जिनका नाम था क्या जो है, आप देख सकते हैं हसीना, शेख हसीना, वह वहां पे प्रधानमंत्री थी। और यह भारत से थोड़ा सा, भारत की ओर इनका जो है झुकाव था, जिसके कारण आप देखेंगे कि वहां पे प्रोटेस्ट होता है, सारी चीजें, और वहां पे फंडिंग की जाती है अलग अलग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा, अलग अलग जो कंट्री है उनके द्वारा, और प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और ये सारी चीजें होने के बाद से वहां पे जो है अलग अलग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक के जो आवाम है वहां की, वह वहां पे हमला कर देती है। स्टूडेंट जो थे वो हमला कर देते हैं। और अभी आपने कुछ समय पहले जो है नेपाल में भी ये सारी चीजें, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, नाइबर्स जो कंट्री है, उनके आसपास ये सारी चीजें जो घटनाएं हैं आप देख रहे हैं। लगभग पिछले 3-4 सालों के अंतर्गत, 4-5 सालों के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो है क्रिएट हो रही हैं, ठीक ना। तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर उसमें जो है बांग्लादेश में ये जो है आईसीटी में, चूंकि चलता है ये मामला, आईसीटी क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल है वहां का। तो उसमें जो है मामला चलता है, और अब हाल ही में यानी 2-3 दिन पहले वहां का जो ट्रिब्यूनल है, वह शेख हसीना जो प्रधानमंत्री पहले रही थी वो, और वहां की जो गृह मंत्री थे, इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई दी है। तो शेख हसीना को भी फांसी की सजा सुनाई। अब बात यह है कि शेख हसीना तो बांग्लादेश में है नहीं, और बांग्लादेश से उसी समय से वो चली आई थी। अब भारत ने शरण दिया था, फिर भारत से फिर वो लंदन चली गई थी। अब चूंकि वहां के जो अंतरिम सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, वो है कह रहे हैं कि नहीं वो भारत में ही है, और भारत जो है 2013 के जो नियम है, जो अगर आपके वहां अगर कोई जाता है तो उसको सौंपना पड़ता है, ठीक है, तो उसका उल्लंघन कर रहा है। तो भारत का इस पे क्या जवाब आया है, क्या सारी चीजें हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए क्या क्या मुख्य पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिस जो गवर्नमेंट है उसने चेतावनी दिया है इंडिया को कि हसीना को हैंड ओवर कीजिए, है ना। तो
फिर यह हो सकता है कि इनको चेतावनी देना कहीं महँगा ना पड़ जाए, ज़्यादा चेतावनी दे रहे हैं तो। क्योंकि एक अभी कुछ समय पहले जो मई में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उससे के पहले ये बहुत ज़्यादा वक्तव्य दे रहे थे, है ना? बहुत उछल-कूद रहे थे। उछल-कूद मतलब समझ रहे हैं आप। तो बहुत ज़्यादा उछल-कूद रहे थे। अब जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया अपना, तो वो तुरंत अपने बयान से पीछे हट गए कि नहीं, हम जो है इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, हमको हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम हमको अपने नेशन से मतलब है और हमको जो है इससे कोई मतलब नहीं है, हम भारत के प्रति कोई ऐसा चीज हमने नहीं कहा है, ठीक ना। तो हालांकि फिर ये वांस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनको वांस का जो है जवाब भी मिल जाए, लेकिन विदेश मंत्रालय ये सभी मामलों को देखता है। विदेश मंत्रालय के द्वारा ट्वीट भी किया है बाकायदे रूप से, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, वही मैं बताऊंगा क्या ट्वीट किया गया है, ठीक ना। अब आपको याद रखने वाला चीज ये है आपके लिए कि बांग्लादेश से जो है भारत का जो है सबसे ज्यादा स्थलीय जो सीमा है वो बांग्लादेश से ही साझा होता है। लगभग 4098 किलोमीटर के आसपास वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वह जो है आप देखेंगे तो वो बॉर्डर सीमा साझा होता है किसका, बांग्लादेश से भारत का। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा अगर किसी देश से सीमा साझा होता है तो बांग्लादेश से होता है, इस चीज को याद रखिएगा। फिर आपको ये याद रखना है कि किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है भारत के। तो पश्चिम बंगाल आपका हो गया, असम हो गया, असम के साथ आप देखेंगे मेघालय हो गया, मेघालय के बाद से त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। इन लगभग 5 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है बांग्लादेश, ठीक ना। और बे ऑफ बंगाल में आप नदियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना हो तो और अंदर आप जा सकते हैं कि वहां पे देश में जो नदी आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर, तो उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना हो जाता है। यमुना नहीं, जमुना। यमुना तो आप देखेंगे कि गंगा की सहायक नदी है जो मुख्य रूप से यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन यह ब्रह्मपुत्र है जो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद उसका नाम हो जाता है जमुना। हालांकि ब्रह्मपुत्र का कई नाम है। भारत से पहले अगर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग के नाम से अगर आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आप जाएंगे चाइना, जहां से वो उत्पन्न होती है मानसरोवर झील के निकट से, तो वहां से देखेंगे तो उसका नाम सांगपू है, ठीक ना। तो कई नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी के। इसमें यही इसी जमुना में जो है गंगा नदी की एक धारा, एक ट्रिब्यूटरी जो है वह उसमें जाके एक धारा जो उसमें मिलती है जिसका नाम है पद्मा, और यही पद्मा और यह जमुना मिलके और तब मेघना के नाम से बे ऑफ बंगाल में गिरने का काम करती है, और इसमें बराक रिवर भी आके जुड़ती है, इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो वो नदियों में भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा यह क्षेत्र चूंकि न्यूज में रहा है तो हो सकता है इस क्षेत्र से कुछ नदियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, या वन क्षेत्रों के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक ना। अब पूर्वोत्तर राज्य जो है आपको पता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में 100वां संवैधानिक संशोधन भारत ने किया था। कुछ जो है स्थलों को भारत ने जो है अदला बदला किया था बांग्लादेश से। उसमें आप देखेंगे कि चिकन नेक कॉरिडोर जो है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहा जाता है, जिसके माध्यम से हमारा जो जुड़ाव जो है वो पूर्वोत्तर भारत से है, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनसे है। और पूर्वोत्तर भारत में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है असम ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर के राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक ना। उसमें से ही बांग्लादेश में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल चूंकि सबसे ज्यादा बांग्लादेश सीमा साझा करता है, लाजमी है क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही कट के नया ये बना हुआ था पूर्वी बंगाल, तो जो कि बांग्लादेश है। तो ये कुछ फैक्ट हैं, कुछ जो है हार्ड फैक्ट हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी ये तो न्यूज है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर पूरा, या सोशल मीडिया या जो है आज डिजिटल मीडिया पे पूरा ही भरा पड़ा है, तो ये तो कोई वो नहीं है। लेकिन मुख्य पॉइंट जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड जो मैंने बताया वो आप याद रखिएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि 17 नवंबर 2025 को बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो न्यायाधिकरण था, आईसीटी जो था, वह पूर्व प्रधानमंत्री जो शेख हसीना थी, उनके गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान जो बर्बरता हुई थी मानवता के विरुद्ध, उसके अपराध के लिए दोषी ठहराया। दोषी ठहराने के बाद जो है मुकदमा चलाया गया और उनमें जो है डेथ सेंटेंस जो है सुनाया गया, यानी मृत्यु दंड की सजा जो है सुनाई गई। पिछले 2-3 दिन पहले की ये बात है, ठीक है। अब उसके बाद से जो है चूंकि बांग्लादेश में वो है नहीं, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने सतर्क बयान जारी करते हुए कहा है कि यह घटना क्रम पर उसने ध्यान दिया हुआ है और बांग्लादेश में शांति, स्थिरता और लोकतंत्र के लिए जो है भारत वो प्रतिबद्ध है। लेकिन उसने उसके प्रत्यर्पण यानी जो है शेख हसीना को सौंपने से संबंधित कोई रिलेटेड जो है वो सारी बातें जो है नहीं कही है।
यानी सहमति नहीं जताई है। तो भारत का जो स्टेटमेंट आया है विदेश मंत्रालय का, देखिए 17 नवंबर का है। इंडिया हैज नोटेड द वर्डिक्ट अनाउंस्ड बाय द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ऑफ द बांग्लादेश कंसर्निंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो उनके संबंध में यह जो न्यायालय के द्वारा फैसला सुनाया गया था। एज ए क्लोज नाइबर, ये मतलब घनिष्ठ पड़ोसी होने के नाते, इंडिया रिमेन्स कमिटेड टू द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश इंक्लूडिंग इन पीस, शांति, लोकतंत्र, इंक्लूजन इन द स्टेबिलिटी इन द कंट्री। ठीक ना, ये सब शांत लोकतंत्र की बहाली के लिए इस देश में जो है बांग्लादेश जो है देश में, उसमें जो हमारे जो बिल्कुल घनिष्ठ पड़ोसी है उसकी हम कामना करते हैं। वी विल ऑलवेज इंगेज कंस्ट्रक्टिवली विद द स्टेक होल्डर टू दैट एंड। ठीक, ये जो है विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है ये वक्तव्य जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यही है शेख हसीना जी, ठीक ना, जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर रही हैं वहां की, कहाँ की, बांग्लादेश की। ठीक ना, इनके बारे में मैंने बता दिया आपको। अब प्रत्यार्पण संधि जो 2013 है उसमें जो है क्या है, तो द्विपक्षीय संधि के बारे में कोई चीज कुछ पॉइंट जो है रेखांकित उसमें किए गए हैं। प्रत्यार्पण अपराध किसे माना जाएगा इसके बारे में 2013 वाला जो संधि नियम है उसमें बताया गया है। फिर अनिवार्य और वैकल्पिक आधार पर कैसे प्रत्यार्पण से इनकार किया जा सकता है इसके बारे में भी इसमें पॉइंट आउट किया गया है। फिर 1962 का भारत का प्रत्यार्पण अधिनियम क्या है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भारत का घरेलू कानून जो है निर्दिष्ट करे उसके अनुसार प्रत्यार्पण किया जा सकता है, ये इसमें निहित किया गया है। ठीक है, आगे देखिए औपचारिक अनुरोध और अंतरिम गिरफ्तारी, अनंतिम गिरफ्तारी क्या होता है। तो बांग्लादेश जो है अपना प्रत्यार्पण अनुरोध भारत के विदेश मंत्रालय को ही भेजता है, मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया। और आपातकालीन स्थिति में अगर देखा जाए तो संधि अस्थायी गिरफ्तारी की भी अनुमति देती है, जैसे भारत व्यक्ति को अस्थायी रूप में हिरासत के रूप में भी रख सकता है जब तक कि वह पूरी प्रक्रिया पूरी न हो जाए, तो ऐसा भी इसमें है। मजिस्ट्रेट जांच या न्यायिक चरण की बात किया जाए तो प्रत्यार्पण जो अधिनियम है उसके तहत देखा जाए तो एक मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टया न्यायिक जांच करता है, जिसके दौरान बांग्लादेश के साक्ष्य की समीक्षा की गई। उसके बाद से जो वहां के प्राइम मिनिस्टर अभियुक्त थी जो हसीना जी, शेख हसीना, उनको उनके बचाव के प्रस्तुत करने की भी अनुमति दी जाएगी। ठीक ना, और सामग्री की जांच करने के बाद मजिस्ट्रेट या तो व्यक्ति का प्रत्यार्पण के लिए प्रतिबद्ध करेगा या साक्ष्य अपर्याप्त अगर होगा, कोई कानूनी बाधा लागू हो तो उसे बरी भी कर देने की बात की जाएगी। ठीक है, अब केंद्र सरकार का निर्णय क्या है, कार्यकारी चरण क्या है, तो प्रत्यार्पण पर अंतिम निर्णय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसमें बहुत सारी चीजों का ध्यान भी रखा जाता है, जैसे उसमें जो फैसला आया है उसमें हो सकता है राजनीतिक कारक भी हो। ठीक ना, तो ये सभी पहलुओं पे, सभी फैक्टर्स पे जो है जांच की जाती है। अगर मजिस्ट्रेट प्रत्यार्पण की सिफारिश भी कर दें तो सरकार राजनीतिक, कानूनी या जन हित के आधार पर भी इसे अस्वीकार कर सकता है, जनता के हित के आधार पर, है ना। न्यायिक समीक्षा की अगर बात किया जाए तो अभियुक्त गण न्यायिक निगरानी सुनिश्चित करते हुए रीट याचिकाओं के माध्यम से भारतीय न्यायालयों में सरकार के निर्णय को चुनौती देने का काम कर सकते हैं। और प्रत्यार्पण कभी भी स्वचालित नहीं होता है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट है इसमें। फिर राजनीतिक अपराध अपवाद अगर देखा जाए तो संधि का जो आर्टिकल 6 है, जो संधि हुआ है, प्रत्यार्पण जो संधि हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में, उसका आर्टिकल जो 6 है वह भारत को प्रत्यार्पण से इनकार करने की भी अनुमति देता है। कब, यदि संबंधित अपराध राजनीतिक प्रकृति का दिखाई दे, राजनीतिक प्रकृति का हो, तो भारत जो है प्रत्यार्पण करने से इनकार भी कर सकता है। यह संधि का आर्टिकल 6 डायरेक्ट कहता है। तो अब इससे आप समझ सकते हैं कि भारत क्या करने वाला है। अभी चिल्लाते रहे यूनुस, अब फिर अगर ऐसा कोई कृत्य अगर ये कोई करते हैं तो फिर भारत जवाब देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत है नहीं। शेख हसीना के लिए प्रासंगिकता क्या है कि भारत का आकलन है कि उनके विरुद्ध लगाए गए जो भी आरोप हैं और सरकार में परिवर्तन के बाद राजनीतिक प्रतिशोध से उपजे हैं और राजनीतिक रूप से ये जो है कार्य किए गए हैं, इसलिए भारत सरकार जो है आर्टिकल 6 का प्रयोग करेगी। आर्टिकल 6 के प्रयोग करने के बाद वह जो है प्रत्यार्पण से रोक भी सकती है, यानी प्रत्यार्पण नहीं भी करेगी। ठीक है, सीधी बात है। अब हसीना के मामले में मुद्दा क्या है, तो बांग्लादेश में मानवता के विरुद्ध अपराध के आरोप में उनको ये सारी चीजें सजा सुनाई गई थी, मैंने बताया आपको, पिछले क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा था। अब भारत प्रत्यार्पण से इनकार कर सकता है, अब करेगा तो मुकदमा अनुचित था या उसका प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया था इस आधार पे, या उत्पीड़न का सामना कर पड़ रहा है, या राजनीतिक रूप से, मैंने अभी बताया। तो ये सारी चीजें हैं। उसमें भारत बांग्लादेश प्रत्यार्पण संधि का अनुच्छेद 8 जो है इससे सुरक्षा ले सकता है, आर्टिकल 6 जो है उससे सुरक्षा ले सकता है, और प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 की धारा 29 और 31 से भी ले सकता है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें हैं, इसमें कुछ कूटनीतिक भी संवेदनशीलता दिखाई देगी। इसके आधार पर भी आप देख सकते हैं काम किया जा सकता है। बांग्लादेश में मुकदमे की निष्पक्षता कैसी है, उस पर भी जांच हो सकती है। मृत्युदंड के जो मुद्दे हैं उस पर भी बात हो सकती है। तो इस सभी पहलुओं को देखने के बाद जो है गवर्नमेंट इस पे जो है वह निर्णय लेगी। तो यह भी देखा जाता है साक्षात कि वह जो व्यक्ति है उसके अनुसार, जैसे दलाई लामा हो गए, तो दलाई लामा जो है वो तिब्बत के हैं, आपको पता भी होगा। तो उनको जो है भारत जो है संरक्षण दिया हुआ है। तो चाइना बार बार प्रत्यार्पण के लिए बात करता है लेकिन भारत नहीं करता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, शरणार्थियों का पहले से ही भारत में, चूंकि भारत के वेदों को भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारी चीजें लिखी गई हैं। तो यही सारे मामले था, देखते हैं आगे क्या होता है। वही होगा जो मैंने बताया अभी कि भारत इन सभी आर्टिकल्स का जो है प्रयोग करेगा, प्रत्यार्पण से सीधे मना कर सकता है। इसके बाद अगर ज्यादा उनको हुदबुदी होगी, हुदबुदी का मतलब ज्यादा तेजी होगी, तो उसका भी इलाज भारत जानता है ना। तो हालांकि साफ साफ आर्टिकल्स में इसके लिखे गए हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।